हेलो बच्चों, वेलकम। आज अपना ये 8वां क्लास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो हम लोग सवाल को प्रैक्टिस कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 तक कर चुके हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 32 आज से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। तो जो हम लोग इस क्लास में जो भी क्वेश्चन करेंगे वो सब मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि आप लोग को बाइनोमियल थ्योरम एक बार पढ़ चुके हो, थ्योरी कंसेप्ट रिवाइज कर चुके हो, और यहाँ पर मैं सवाल से ही थ्योरी कंसेप्ट रिवाइज करवाने की कोशिश करूँगा। तो अगर आप लोग अगर बच्चे नए हैं, लास्ट 31 सवाल नहीं देखे हैं, तो लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 7 तक 1 to 7 देख लो, फिर यहाँ पे आओ। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 32 अब क्या कह रहा है, पढ़ते हैं और अब स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझो पहले। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² माइनस 11x प्लस अल्फा इक्वल टू 0, ठीक है। देखो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं। जैसे मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मान लो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। जो इसके रूट्स होते हैं वो रैशनल होंगे। ये कब होंगे, इसका कंडीशन क्या था, ए बी सी मस्ट बी रैशनल। ए बी सी भी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू रैशनल नंबर। क्यू से रैशनल नंबर को डिनोट किया जाता है। ए बी सी मस्ट बी रैशनल होना चाहिए, और डी क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। ये कंडीशन है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को रैशनल होने का। अल्फा और बीटा रैशनल कब होगा, अल्फा और बीटा के रैशनल होने का ये कंडीशन है कि जो कॉफिशिएंट है x² और x² का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट और जो कांस्टेंट टर्म, वो तीनों रैशनल होनी चाहिए, और डी भी क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। अच्छा ये ऐसा क्यों, ये भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। देखो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ वो होगा -b प्लस माइनस √d/2a। अगर देखो d परफेक्ट स्क्वायर होगा तो स्क्वायर रूट यहाँ से हट जाएगा, और इसमें a और b में अगर कोई भी एक इरेशनल नंबर होगा तो ये ओवरऑल इरेशनल हो जाएगा। तो ए बी तो रैशनल होनी ही चाहिए, ए बी रैशनल, साथ ही साथ सी भी रैशनल होनी चाहिए, क्योंकि अगर सी रैशनल नहीं होगा तो ये डी क्या होता है, b² - 4 इसी डी को कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होने देगा। तो इसलिए कंडीशन क्या है, ए बी सी पहला रैशनल होना चाहिए, और ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए डी को परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी रूट्स क्या होता है, रैशनल होता है। आया बात समझ में। तो देखो, तो यही कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है 6 और बी की जगह पे 11, और अल्फा का कह ही रहा है क्वेश्चन में कि अल्फा का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, और पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या होता है, रैशनल ही होता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अल्फा पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू है, क्योंकि सवाल वाला ही कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ अल्फा। अल्फा का क्या, कितने पॉसिबल होंगे इंटीग्रल वैल्यूज, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रैशनल होगा। आ रही है बात समझ में। तो वो सवाल वाला कह ही रहा है कि आप इसके रूट्स को रैशनल मान लो, है ना। तो सॉरी, इसके रूट्स को नहीं, इसके कोफिशिएंट को रैशनल मान लो। किसको, देखो 6 को तो मान क्या सकते हैं, है ही, -11 है ही, अल्फा को भी मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन बचता है, ये डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर, डी को परफेक्ट स्क्वायर लगाने का। तो डी को परफेक्ट स्क्वायर कर दो, डी क्या होगा, b² - 11 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू हो गया 121 - 24 अल्फा, है ना। d क्या हो गया, 121 - 24 अल्फा हो गया। अच्छा d परफेक्ट स्क्वायर होगा कब होगा, d मस्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम दोनों कंडीशन अप्लाई करेंगे परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए। देखो पहला तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले इसको लिखिए फिर बताते हैं क्या करेंगे। तो देखो d इक्वल टू हमारा ये आ चुका है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए, d को परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर आए जिसका पर जैसे मान लो 49 हो जाए, ये 64 हो जाए, 100 हो जाए, ऐसा कुछ हो तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे d। अच्छा रूट्स रैशनल कब होगा, d मस्ट भी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। d परफेक्ट स्क्वायर होने का मतलब है पॉजिटिव ही होगा, ठीक है ना। अगर d हम लोग <0 ले लेंगे तो वो तो इमेजनरी में चले जाएंगे, है ना। और रूट्स रैशनल कब होगा, रूट्स रैशनल तभी होगा जब d मस्ट भी परफेक्ट होना चाहिए, d परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ,
डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, पहला तो ये, और डी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए, तभी रूट्स रैशनल होगा। तो देखो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 1 बाय 1 अल्फ़ा की वैल्यू रखूँगा। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू 1 रखा तो डी की वैल्यू कितनी हो गई, 121 माइनस 24, तो ये आ जाएगा 97 होगा ना, ये 97 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है परफेक्ट स्क्वायर। अगर मैं अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 2 रख दूँ तो डी की वैल्यू कितनी आएगी, 121 माइनस 48 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 121 माइनस 48, 11 में 8 गया 3 और 7 है ना, तो 7 4 11 12, ठीक है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अगर अल्फ़ा की वैल्यू 1 2 ना हो कि 3 हो जाए, अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाए, तो क्या होगा चेक करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो डी का वैल्यू क्या होगा 121 माइनस 72। अब 121 माइनस 72 कितना होगा बताइए, ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 11 है ना, तो ये हो गया 49। क्या डी परफेक्ट स्क्वायर है। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 रखने पे डी परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू हम 4 रखते हैं, अल्फ़ा की वैल्यू अगर 4 रखें तो 121 माइनस इसको 4 से मल्टीप्लाई करो 96, तो ये आ रहा है डी इक्वल टू 25। यहाँ पे भी देखिए परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, डी यहाँ भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। और लास्ट में एक बार अल्फ़ा की वैल्यू 4 रखें, अब अल्फ़ा की वैल्यू 5 रख के देखो ज़रा, तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू 121 माइनस 120, डी इक्वल टू 1, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल सही है। अच्छा अगर मैं डी की वैल्यू 6 रख दूंगा तो यहाँ पे ये डी अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम 6 रख देंगे तो डी क्या आएगा, निगेटिव आ जाएगा, तो उसको इग्नोर करो क्योंकि डी को हमें पॉजिटिव भी रखना है। अच्छा डी 0 भी हो सकता था, बट अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखूँगा तो 0 आएगा, हमें इंटीजर रखना है। हमें जैसे मान लो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 121 माइनस 24 बटे 24 रखते हैं तो 24 कट जाता है, 121 माइनस 121 0, परफेक्ट डी परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो कह क्या रहा है क्वेश्चन में, ऑल पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल, पॉजिटिव इंटीजर है ना, अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखना है, तो इंटीजर रखना है, तो ये तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 121/24 नहीं रख सकते, तो इसीलिए उसको इग्नोर कर दिए, ठीक है। तो देखो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू किस किस पे ये डी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, अल्फ़ा की वैल्यू 3 पे, अल्फ़ा की वैल्यू 3 पे, अल्फ़ा की वैल्यू 4 पे और अल्फ़ा की वैल्यू 5 पे। अल्फ़ा के 3 ऐसे पॉसिबल वैल्यूज़ हैं जिसके लिए डी यहाँ पे क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर। तो चलिए ले लीजिए, हम लोग निगेटिव इसलिए इग्नोर कर रहे हैं, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस नहीं रख रहे हैं यहाँ पे, नहीं ले रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है पॉजिटिव इंटीजर लेने के लिए, ठीक है। तो अल्फ़ा का 3 वैल्यू पॉसिबल है, ये सी फॉर कैट इज़ द करेक्ट आंसर। 3 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा होगा जिसके लिए इसके रूट्स रैशनल होंगे, जिसके लिए डी भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन से क्या रिवाइज हुआ, इस क्वेश्चन से ये रिवाइज हुआ कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होता है वो रैशनल तभी होगा जब उसके कॉफिशिएंट, मतलब ए एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट ए, एक्स का कॉफिशिएंट बी और सी, ये तीनों क्या होना चाहिए, तीनों रैशनल होना चाहिए, साथ ही साथ डी मस्ट भी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। क्या रिवाइज हुआ, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स रैशनल तभी होगा जब कॉफिशिएंट्स रैशनल होनी चाहिए और डी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो इस क्वेश्चन से ये रिवाइज कर लिए, चलिए लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33 पढ़ लो, कॉपी पे क्वेश्चन लिख लो, मैं इसको रफ करूँगा क्योंकि काफ़ी सारा जगह बोर्ड का ले लिया है ये, ठीक है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है कुछ, है ना। तो एस जो है एक सेट है, एस क्या है, एक सेट्स है, एस क्या है, एक सेट्स है। इस सेट में किसके वैल्यूज, किसका सेट है ये, इसके रूट्स का सेट है। ये जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स का सेट है एक्स। तो इसके रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज़, तो इस एस में जो आएगा एक्स की वैल्यूज़ आएगा, एस में क्या आएगा, एक्स की वैल्यूज़ आएंगे। जो एस है वो एक्स के वैल्यूज़ का सेट है, ठीक है। तो करना क्या है, इस क्वेश्चन से इसके रूट्स निकालने हैं। तो एक्स से कितने वैल्यूज़ पॉसिबल, जैसे मान लो 4 वैल्यूज़ पॉसिबल होंगे, कम से कम 4 या 5। तो उसी तरह से यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है कंटेंस एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स। क्या एस मतलब एक्स के एग्जैक्टली 2 वैल्यूज़ हो रहे हैं क्या। दूसरा ऑप्शन है इज़ अ सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब एक ही एलिमेंट होना, किसी भी सेट में अगर एक ही एलिमेंट होता है तो उसको सिंगलेटन सेट कहते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि क्या एस
सिंगलेटन सेट है, मतलब क्या x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। तीसरा ऑप्शन है कंटेन्स एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स, मतलब S 4 एलिमेंट को कंटेन कर रहा है कम से कम, मतलब x की कम से कम 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं क्या। और अगला है इज एन एम्प्टी सेट, मतलब क्या S में एक भी वैल्यू नहीं है, x की एक भी रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं है। x है क्या, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल है और x की वैल्यूज़ को क्या बोलेंगे, रूट्स बोलेंगे। आया समझ में। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ऑप्शन में रफ कर रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शन तो मेरे पास लिखा हुआ है पेज पे, तो देखो आप लोग भी लिख लीजिए, वीडियो को पीछे करके, अगर नहीं लिख पाए हैं वीडियो को पीछे करके लिख लो। तो देखो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉरी ये एक इक्वेशन है दिया हुआ। इस इक्वेशन को हम लोग देखो जो मन में चलता है वही निकलता है मुंह से। इस इक्वेशन को मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। उससे पता चलेगा ना, रूट से रियल इमेजिनरी क्वाड्रेटिक का पता चल पाता है हम लोग को। सिलेबस में तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। तो अगर मान लो बोर्ड्स में आता, जेई में आता, और ये सवाल ना जेई में आ चुका है, ठीक है ना, ये जेई मीन्स का जेई में आ चुका है ये सवाल, है ना, जेई में 2020 में आ चुका है ये क्वेश्चन, ओके। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो मान लो कि 3 की पावर x को कुछ मान लो मैं 3 की पावर x को चलो t मान लिया, ठीक है, 3 की पावर x को t मान लिया। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गया, t -1 प्लस 2 और यहाँ पे t-1 मॉड में और t-2 मॉड में। अब सुनो, मॉड से जब भी हम वेरिएबल को बाहर निकालेंगे, किसी भी वेरिएबल को, लेट से x, तो ये प्लस माइनस में निकलेगा, ठीक है ना। प्लस में कब निकलेगा, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, और निगेटिव में कैसे निकलेगा, जब x की वैल्यू 0 से छोटी होगी। वेरिएबल हमेशा प्लस माइनस में निकलता है, और कांस्टेंट कोई भी नोन नंबर, कोई भी रियल नंबर हमेशा पॉजिटिव में बाहर निकलता है, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये t-1, t तो एक वेरिएबल है, तो t-1 भी वेरिएबल हो गया, तो ये प्लस में बाहर निकलेगा या माइनस में, वो डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव कब होगा, ये नेगेटिव कब होगा। उसी तरह ये डिसाइड करेगा, ये प्लस में बाहर निकलेगा या माइनस में, वो डिसाइड करेगा t-2 कब पॉजिटिव है, t-2 कब निगेटिव है। और ये बात समझ में। तो देखो यहाँ से ना हम लोग अलग अलग केस डिज़ाइन कर लेते हैं। पहला इसके लिए डिज़ाइन करते हैं कि t-1 की वैल्यू, समझना, t-1 निगेटिव कब होगा, जब t की वैल्यू 1 से छोटी होगी। जैसे मान लो 0.5 -1 रखें, तो t की वैल्यू 1 से छोटी होगी, तो t की वैल्यू, t-1 की वैल्यू, ये निगेटिव, पहला केस तो निगेटिव वाला ले लेते हैं, 0 से छोटा वाला। तो इसको जब लोगे तो t की वैल्यू खुद ब खुद क्या आ जाएगी, इसको जब लोगे तो t की वैल्यू खुद ब खुद क्या आ जाएगी। तो यहाँ से पहला केस देखो क्या लेना, पहला केस ले लेना t की वैल्यू 1 से छोटी। 1 से छोटी हम लोग, मतलब 1 से छोटा कहाँ क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, -2, बट निगेटिव नहीं लेना है हमें। t का वैल्यू 1 से छोटा लेना है, बट 0 से बड़ा ही लेना है। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि 3 की पावर x कभी भी, 3 की पावर x ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यही t का वैल्यू है, ये कभी भी निगेटिव नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये x के किसी भी वैल्यू के लिए निगेटिव नहीं होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग 0 से बढ़ा लिए हैं। और 0 भी नहीं होता। एक बात बताओ, 3 की पावर x है, x पावर में क्या रखें कि ये ओवरऑल 0 आ जाए, कभी भी ये 0 के इक्वल होगा, नहीं होगा ना। तो सोचो, कुछ भी रख दो पावर में, कभी भी ये 0 के इक्वल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे t का वैल्यू 0 भी नहीं होगा। अगर 0 भी नहीं होगा तो क्या होगा, 0 से 1 होगा। ये हमारा केस नंबर 1 है, ठीक है, ये मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो केस नंबर 1, समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप लोग खुद से करोगे तो जल्दी जल्दी करोगे, टाइम नहीं लगेगा। t का वैल्यू क्या ले लिए, पहला केस 0 से 1 से छोटा, तो ये भी निगेटिव होगा, और ये 1 से छोटा कुछ भी रख दो, यहाँ वैल्यू 0.5, तो -1.5 आएगा, यहाँ 0.5 रखोगे तो -0.5 आएगा। तो पहला केस जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा t² -t + 2, या ये निगेटिव होगा ना, तो ये -t + 1, देखो, अच्छा रुको एक बार, फिर से एक स्टेप बढ़ा के ही कर देते हैं। ये निगेटिव होगा, ये भी मॉड से खुद बाहर आएगा, तो ये निगेटिव में बाहर आएगा, इसके सामने भी माइनस और इसके सामने भी माइनस। तो अब क्या होगा, t² + t -t + 2 इक्वल टू, ये ब्रैकेट ओपन करो, -t --- +1 -t --- +2 होगा ना। देखो तो 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -t से -t, ऐसा मत कहिएगा कि यहाँ माइनस है तो इधर प्लस होना चाहिए, इक्वल के उधर है ना, इधर लाओगे तो +t होगा, -t + t कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा अपने को, t² + t -1 = 0। तो अब यहाँ से क्या करेंगे,
टी की वैल्यू निकालेंगे, ये तो मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो सकता है, तो यहाँ से टी की वैल्यू श्रीधराचार्य लगा दो जो 10th में पढ़े हो। टी की वैल्यू क्या होगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a, तो -b का वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस √d, डी क्या होगा b² मतलब 1 का स्क्वायर -4a, और c का वैल्यू क्या है -1 अपॉन 2a, 2 × 1। तो देखो जरा टी का वैल्यू क्या आ रहा है, टी का वैल्यू आ रहा है -1 प्लस माइनस -4 -1 प्लस 4 होगा, 4 + 1 5, तो ये √5 दे देगा, √5/2। आई बात समझ में। तो देखो अब यहाँ से टी की 2 वैल्यू पॉसिबल है, तो कौन सा लेना है वो हम देखेंगे। इसको पहले लिख लीजिए। तो देखो यहाँ से टी की 2 वैल्यू पॉसिबल है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। तो अगर मैं एक बार यहाँ पे माइनस ले लूँ तो ये हो गया, है ना। तो बताओ मुझे ये टी फिर क्या, अभी मैं समझाया हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी निगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे -1 माइनस √5 का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगा, तो -1 -2 पॉइंट मान लो 2.2, तो ये तो निगेटिव ही हो रहा है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये t का मतलब है 3 की पावर x, और 3 की पावर x मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन निगेटिव नहीं होता है। ये लिख लो कॉपी में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए डिफाइंड है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, PSBL का मतलब ये शॉर्ट में लिखा हूँ पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। अब यहाँ से अगर हम प्लस लेते हैं तो ये हो गया √5 के सामने प्लस है, ये -1 अपॉन 2, तो √5 का मतलब है 2 पॉइंट समथिंग -1 प्लस में ही रहेगा, बिगर माइनस स्मॉलर प्लस में ही रहेगा, प्लस में /2 भी प्लस में, तो ये प्लस है। तो यहाँ से ये वैल्यू तो चलो पॉसिबल है, ये क्या है, पॉसिबल है ना। तो 3 की पावर x ले लो अब, √5 - 1 अपॉन 2, तो यहाँ से अपने को ना x की वैल्यू पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे log से क्या हो जाएगा, देखो जैसे मान लो 2 का पावर 3 = 8 होता है, तो log में कैसे लिखते हैं, log 8 अपॉन बेस में 2 = 3। उसी तरह यहाँ पे कर दो, log बेस में 3, इसको ले लो √5 - 1 अपॉन 2 = x। तो बच्चों x की एक वैल्यू ये पॉसिबल हो गई, x की एक वैल्यू क्या पॉसिबल हुई, x = log ऑफ √5 - 1 अपॉन 2 टू द बेस 3, है ना। x की एक वैल्यू यहाँ से पॉसिबल हो गई। अब हम लोग दूसरा केस कंसीडर करते हैं, इसको लिखिए पहले। तो अब देखो दूसरा केस ले लो, पहला केस तो t की वैल्यू 1 से छोटी, दूसरा केस ले लेते हैं t का वैल्यू 1 से बड़ा। 1 से बड़ा तो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, बट इसका भी साइन देखना है। इसका साइन के लिए क्या होगा, t का वैल्यू 2 से छोटा लेना पड़ेगा। तो एक केस ये ले लो, ये अपना क्या हो गया, केस 2, है ना। ये अपना क्या है, दिस इज केस नंबर 2, ये अपना केस 2 हो गया। t का वैल्यू 1 से बड़ा बस 2 से छोटा, तो ये पहले ले लो। ये तो ओपन कर लो, t² - t + 2, 1 से बड़ा t का वैल्यू कुछ भी रख दो 1.5, लेकिन 2 से छोटा रखो। 1.5 - 1 देखो 0.5 आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, तो ये पॉजिटिव में ही बाहर निकलेगा, है ना। चलो पॉजिटिव में बाहर निकला। अब इसमें 1.5 - 2 क्या होगा, -0.5, निगेटिव में होगा ना। t का वैल्यू अगर 2 से छोटा होगा तो ये निगेटिव होगा, तो इसको माइनस में बाहर निकाल लो, है ना। चलिए अब देखिए, तो यहाँ से अपने को मिल रहा है t² - t + 2 = ब्रैकेट को ओपन करेंगे, t - +2, ये +t - t कैंसिल हो गया ना, कैंसिल हो गया। अच्छा +2 भी कैंसिल हो गया। अच्छा और क्या हो गया, ये 1 इधर आ जाएगा, तो ये होगा t² - t + 1 = 0। अब यहाँ पे फिर श्रीधराचार्य लगाओ, तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1 √+ ±√b² मतलब -1 का स्क्वायर, फिर -4a, और c भी 1 है, अपॉन 2a अपॉन 2 × 1, है ना। तो देखिए t का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, t का वैल्यू आएगा 1 ± 1 ± अंडर रूट, देखो -1 का स्क्वायर 1, 1 - 4 -3 अपॉन 2, है ना। तो देखो तो यहाँ पे इमेजनरी आता हुआ दिख रहा है क्या, आयोटा 1 ± अंडर रूट आयोटा √3/2 पॉसिबल है ये। टी का हमें वैसे कह रहा है रियल वैल्यू निकालने एक्स का, और ऐसे भी 3 की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इक्वल टू कुछ भी पॉजिटिव रियल नंबर होनी चाहिए। ये तो इमेजनरी आ गया, तो मतलब देखो जरा t का वैल्यू अगर हम रख दे 3 की पावर x, और जैसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शन इमेजनरी को या फिर कुछ निगेटिव को देखता है वो भाग जाता है वहाँ से, समझ रहे हो, वो वहाँ से भागता है, मतलब नॉट पॉसिबल होता है। तो यहाँ पे भी ये भी नॉट पॉसिबल हो गया,
है ना। तो ये भी क्या हो गया, नॉट पॉसिबल है बच्चों। तो हम लोगों का अभी तक हम लोग 2 केस डिज़ाइन किए हैं। पिछले वाले केस से टी एक्स की एक वैल्यू आ चुकी है, पिछले वाले केस से एक्स की क्या वैल्यू आई थी, log √5 - 1 टू दी बेस 3 आया था एक्स का वैल्यू, ठीक है ना। इस केस से भी नॉट पॉसिबल है। अब एक और केस लेते हैं जब टी का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, ठीक है, इसको लिखो पहले। अब देखो बच्चों एक और केस लेते हैं, कौन सा एक केस बचा हुआ है, टी का वैल्यू 2 से ग्रेटर, टी का वैल्यू 2 से ग्रेटर। देखो टाइम लग रहा है, जेई का क्वेश्चन है, मेंस में आया हुआ सवाल है, 2020 में मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है समझाने में, मुझे टाइम लग रहा है, बार बार मैं कह रहा हूँ, लेकिन खुद से करोगे देखना कम टाइम लगेगा। जब आप एक बार पूरा वीडियो देख लेना, फिर से पूरा रिवाइज करना क्वेश्चन को, देखना तुरंत होगा तुम लोगों से, ठीक है। टी का वैल्यू जब माइनस, ये जब पॉजिटिव होगा मतलब t-2 ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टी किससे बड़ा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, टी का वैल्यू किससे बड़ा हो किससे छोटा हो, यहाँ तो मॉड है ही नहीं। t² - 2 - t + 2, देखो ये भी पॉजिटिव, 2 से बड़ा 3 रखो, 3 - 1 प्लस में 2, तो ये भी प्लस में आपका बाहर निकलेगा और ये भी प्लस में बाहर निकलेगा, है ना। अब देखते हैं कुछ कट रहा है, इस बार तो कुछ नहीं कट रहा है ना। तो सबको ये 2t होगा -2, ये t + t 2t, तो इधर आएगा तो -2t हो जाएगा, है ना। माइनस यहाँ -1 - 2 -3, इधर आएगा तो +3 = 0। ओके, तो देखिए t² - t - 2t -3t, 3 + 2 5 हो गया। क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, बताओ। नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है ना फैक्टराइज। तो क्या करेंगे, इसमें फिर से वही श्रीधराचार्य लगा दो। तो अब अपना t का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, t = -b, 3 का b का वैल्यू क्या है -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² - 4ac, -3 का स्क्वायर 9 -4, a तो 1 है और c क्या है 5 है, अपॉन 2a, 2 × 1। तो t की वैल्यू हो जाएगी 3 + -√20 - 9 11 -11 अपॉन 2, तो t का वैल्यू हो गया 3 ± i√11/2। जरा एक बात बताओ, तो 3 की पावर क्या हो गई x, t का वैल्यू क्या है 3 की पावर x = 3 ± ये हो गया, सही है ना, बताइए। -3, हाँ b² मतलब 9 हो गया, -4ac, हाँ सही है। तो बताओ ये कभी पॉसिबल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी इमेजिनरी होता है, नहीं होता है ना। तो ये भी नॉट पॉसिबल है, तो यहाँ भी नॉट पॉसिबल है। तो हम लोग एक चीज़ देखें कि x का एक ही वैल्यू पॉसिबल है। कौन सा वैल्यू पॉसिबल था, जो x = क्या निकाले थे, log of √5 - 1 टू दी बेस 3, एक ही वैल्यू पॉसिबल था। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन है, मैं ऑप्शन देख के बता रहा हूँ। ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास, ये पॉसिबल, तो ऑप्शन क्या है जी, ऑप्शन 1 मिनट, हाँ ऑप्शन है, देखो ऑप्शन है कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, मतलब x की 2 वैल्यू पॉसिबल है, नहीं है भैया। इज अ सिंगलेटन सेट, मतलब x की क्या एक ही वैल्यू पॉसिबल है, मतलब s एक सेट था, x की वैल्यूज का सेट था, हाँ ऑप्शन बी सही हो गया, सिंगल करेक्ट है ऑप्शन है, तो एक ही आंसर सही है। कंटेन्स एटलीस्ट 4 एलिमेंट्स, कहाँ से, एक ही एलिमेंट पॉसिबल है, मतलब x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है। एम्प्टी सेट भी नहीं हो रहा है, कम से कम एक वैल्यू तो पॉसिबल हो रहा है, तो इसका आंसर बी फॉर बबीता इज द करेक्ट आंसर है। आई बात समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 कर लिए, मीन्स का सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लिखिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, देखो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है। द सम, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। ये सवाल AIEEE 2003 में आ चुका है। जैसे हमारा जेई मेंस होता है 2012 तक, उसी एग्ज़ाम का नाम था AIEEE ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो ये मेंस का ही सवाल है, समझो, ठीक है। तो इसके 2 रूट्स होंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब सम उनके रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम है, ठीक है ना, ऐसा दिया हुआ है। कंफ्यूज मत होना, 1/α + 1/β का होल स्क्वायर नहीं दिया हुआ है। ये ऐसा नहीं कह रहा है कि रेसिप्रोकल के सम का स्क्वायर, रेसिप्रोकल के सम का स्क्वायर नहीं बोल रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्क्वायर है किसका, ऑफ देयर रेसिप्रोकल।
आ रही है बात समझ में? तो ये दिया हुआ है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/α² प्लस 1/β² होगा। अच्छा, यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या आएगा? देखो, α² प्लस β² अपॉन α² प्लस β² होगा। इसी को और मैं सिंप्लीफाई करके क्या लिखूंगा? अच्छा, ये सिंप्लीफाई करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि हमें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ही पता होता है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर बता सकते हैं उसके सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट। अगर कोई भी एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का होता है तो हम लोग आगे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कि उसको हम लोग क्या करते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो ये हो गया कन्वर्ट अपना, है ना, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे, सम ऑफ रूट क्या होगा? -b/a, तो -b/a यहाँ रख दो, इक्वल टू सम ऑफ रूट क्या है? -b/a का होल स्क्वायर -2 α β क्या है? c/a अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा c/a का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि α² प्लस β², α² अपॉन β² है, तो c/a का होल स्क्वायर है वो। तो यहाँ तक लिखिए, इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ तक लिखिए। अब देखो, अब क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको ना सेपरेट कर लो। ये तो -b/a रहने दो, ठीक है, सेपरेट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? -b/a का होल स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, तो ये b/a का होल स्क्वायर ही है अपॉन में c/a का होल स्क्वायर माइनस 2c/a अपॉन c/a का होल स्क्वायर, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, है ना। अच्छा, अब देखो ज़रा, यहाँ से -b/a है ये। अच्छा, यहाँ से ये देखो a/a² मान लो ऐसा लिखा हुआ है, a²/b², तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? a/b का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं ना, वही यहाँ लिखा हुआ a कट जाएगा, तो ये c/a का हो जाएगा। ये क्या है? b/c लिखा हुआ है, ये b/c का होल स्क्वायर हो गया, और यहाँ से a ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया -2c/a हो गया ना, -2c/a हो जाएगा। चलिए लिखिए, यहाँ तक लिखिए, तो लिखिए, यहाँ तक लिख लिए। अब देखो क्या करेंगे इसके बाद, ये जो -2c/a है ना, इसको इधर ले आओ, तो 2c/a प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू b/c का होल स्क्वायर, इसको अलग अलग लिख सकते हैं क्या? b²/c² प्लस b/a। देखो ये राइट साइड में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से मैं कॉमन एक काम करता हूँ, मैं कॉमन ले लेता हूँ, b/c कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे एक b/c बचेगा, ऐसा है ना। अगर हम लोग यहाँ से b/c कॉमन ले लेंगे तो ऐसा कुछ रहेगा, ठीक है, प्लस b कॉमन आ गया, इसको हम c/a बोलेंगे क्या? देखो ज़रा ध्यान देना, मल्टीप्लाई करो, b² प्लस b² इंटू c² हो जाएगा, इससे करेंगे तो c कट जाएगा, b/a मिलेगा। आई बात समझ में? अच्छा, ठीक है, लिखिए, लिख लिए। फिर बताओ मुझे, यहाँ से कुछ कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या हम लोग कॉमन ले लिए हैं, और 2c/a है। अच्छा, ठीक है, 2c/a होगा या 2a/c होगा? अरे बच्चों, यहाँ से a ऊपर जाएगा ना, तो 2a/c होगा ना। यहाँ पे आप लोग शायद सही ही किए होगे, 2a/c होगा ना यहाँ, है ना, 2a/c। देखो ये c कैंसिल हो गया, तो क्या मिल रहा है अपने को बताओ? अच्छा, एक काम करते हैं, b को अपॉन में ले आते हैं, तो ये हो गया 2a/b इक्वल टू b/c प्लस c/a। अब देखो जरा ध्यान से, रुको मैं बोर्ड को रफ करता हूँ, फिर इस पर अपन अपना खोपड़ी लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको लिखो, यहाँ तक लिख लिए। अब देखो ध्यान से, मान लो कि कैपिटल A, कैपिटल B और कैपिटल C अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। 2b इक्वल टू क्या हो जाता है? a प्लस c हो जाता है ना। तो ज़रा ध्यान से यहाँ पे देखो, क्या कुछ ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ बन रहा है क्या? कैपिटल B की जगह पे ये लिखा हुआ है, कैपिटल A की जगह पे ये लिखा हुआ है, और कैपिटल C की जगह पे ये लिखा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ, देखो ABC, A की जगह पे ये है, तो b/c, और b की जगह पे देखो क्या है, ये है ना 2a। देखो ना 2b होगा ना, यहाँ पे 2b होना चाहिए, यहाँ पे 2b है तो सही। और अच्छा, ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि जो ऑप्शन है हमें पूछ रहा है AP, GP, HP का ही बारे में पूछ रहा है, इसीलिए ऐसा कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। और C की जगह पे क्या है, देखिए c/a, तो ये काहे में है? ये AP में है, और हम जानते हैं कि अगर देखो HP का क्या मतलब होता है और AP में क्या, जैसे 2 4 6,
AP में है ना, तो 1/2, 1/4 और 1/6 ये HP में हो जाएगा। ये काहे में होगा? HP में होगा, ठीक है ना। तो हम अपने को पूछ क्या रहा था, देखो तो किसके बारे में पूछ रहा है? A/C के बारे में पूछ रहा है। तो अपने पास तो C/A है ना, और B/C है अपने पास। आ रही बात समझ में? तो क्या मैं अगर चाहूँ तो इसका रेसिप्रोकल ले सकता हूँ क्या? रेसिप्रोकल लेंगे तो देखो, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, C/A पहले, बीच वाला तो यहीं रहने दो, या ऐसे भी लिख सकते हैं, और कॉमा B/C, है ना। तो ये किस में है? ये AP में है। देखो मैं अगर देखो तो 6, 4, 2 भी तो AP में होगा। उसी तरह मैं उल्टा करके लिख दिया, ठीक है। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे ऑप्शन में यहाँ A/C दिख रहा है। अगर इसको उल्टा कर दे तो C/B मिलता, वो इधर है लिखा हुआ। कहाँ लिखा हुआ है ना? सही है क्या? तो A/B, B/C ऑप्शन मुझे गड़बड़ लग रहा है सवाल में कुछ। बच्चों यहाँ क्वेश्चन में मैं यही बार बार चेक कर रहा था, अभी सवाल में नहीं, यहाँ कुछ गड़बड़ था। यहाँ पे ना एक मिनट में चेक कर लूँ क्वेश्चन में ना C/B है यहाँ पे, ठीक है, C/B है। तो ओके, C/B है। तो देखिए ये किस में है? ये AP में दिख रहा है। अभी हम लोग चेक किए, ये AP में है। अगर ये AP में है तो अपने पास देखो तो यहाँ पे A/C है, यहाँ C/A है, B/A है, यहाँ A/B है, यहाँ C/B है, तो यहाँ B/C है। तो इसका उल्टा ले लो। इसका रेसिप्रोकल के बारे में पूछ रहा है, वो किस में होगा? तो उसका रेसिप्रोकल किसी भी सीरीज़ का अगर AP में है तो सीरीज़ का रेसिप्रोकल SP में होता है। तो यहाँ पे A/C, B/A और C/B काहे में होगा? ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा। आ रही है बात समझ में? तो HP/C इसका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन नंबर 34 हो गया, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट करते हैं, लिखिए इसको। अब क्वेश्चन नंबर 35 देखो। क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये भी वैसा ही जैसे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था ना, नंबर ऑफ रियल रूट पूछ रहा था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन 3 कुछ था। यहाँ पे भी 3 ना देके e दिया हुआ है। तो 3 को जैसे t मान लिए थे तो e को भी यहाँ पे t मान लो, वैसे ही हो जाएगा। तो यहाँ पे द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो देखो ये भी सवाल मेंस 2020 का है, ये भी मेन 2020 का सवाल है, जनवरी में आया हुआ था, ठीक है ना। जनवरी 2020 में आया हुआ था ये क्वेश्चन। तो कैसे करेंगे इसको? देखो इसको हम लोग क्या करेंगे, e को अच्छा क्या दिया हुआ है, e4x है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, e4 लिख सकता हूँ। फिर देखो तो e है, इसको होल क्यूब में लिख सकते हैं। फिर -4 e2x है, तो e का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस e + 1 = 0, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब यहाँ से ना लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि e अपना कुछ मान लो, जैसे t मान लो, या चलो t बहुत बार मान चुके, इस बार y मान लेते हैं, ठीक है। y मान लिए, ये y है। तो ये क्या हो गया, ये y4 है लिखा हुआ है ना, प्लस y³ -4y² प्लस y + 1 = 0, ये हो गया। आ रहा है समझ में? सही है ना। y4 y³ 4y² + y + 1 = 0, ठीक है। अब सुनो, अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये हमारा बाई क्वाड्रेटिक है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक में ले जाने की कोशिश करेंगे। अब क्वाड्रेटिक में देखो कैसे जाएगा। ये y4 है ना, 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, y² से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा सर आपको कैसे पता, ये कैसे सोच रहे हैं? तो मेरा प्रैक्टिस है ना, तुम लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा कैसे करना है इस सवाल को, ऐसे क्वेश्चंस को। तो इसलिए तो हम लोग कर क्यों रहे हैं क्लास, सीखने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो मेरे साथ करोगे, फिर दोबारा करोगे, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन और भी दूंगा करोगे तो समझ में आने लगेगा। जैसे वो क्वेश्चन में 3 था, वहाँ पे भी 3 का पावर मान लो 4 होता, तो वहाँ पे भी हम वही करते हैं, डिवाइड ही करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, y² से मान लो दोनों साइड डिवाइड कर दोगे तो ये y² बन जाएगा। ये y लिख लेना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय y², ये y हो गया, ये -4, ये 1/y, ये +1/y² बन जाएगा = 0। अब सुनो, y² वाला टर्म एक साथ ले लो, तो ये हो गया y² + 1/y², और y वाला टर्म एक साथ ले लो, y + 1/y और -4 = 0। क्या अपने पास ये आ गया? अब सुनो, इसमें कुछ पैटर्न दिख रहा होगा कि y² + 1/y² y + 1/y -4 है। ये अभी क्वाड्रेटिक तो है नहीं, तो अब देखो कैसे करेंगे। ये a² + 1 + b² समझो है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं ना। तो ऐसा लिखने से क्या फ़ायदा होगा, देखो ध्यान देना क्या फ़ायदा होगा। क्या मैं इसको देखना, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये क्या लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनेगा बताओ, वाई स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2ab बनेगा ना। क्या बनेगा, प्लस 2y इंटू 1/y, वाई कट जाएगा, प्लस टू अपने मन से किए तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। अब ये जो लिखा हुआ है ये यही लिखा हुआ है, और ये बात समझ में, प्लस y प्लस 1/y माइनस 4 इक्वल टू 0 है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, y प्लस 1/y को अब एक काम करो t मान लो, ठीक है। क्या मान लेंगे, t मान लो, ठीक है। तो चलिए इसको t मान के लिखिए यहाँ पे। तो t मान के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टी स्क्वायर प्लस ये भी t है, देखो -2 -4 -6 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक देखो कंप्लीट बन गया। अब इसके रूट्स निकालेंगे हम लोग। ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा क्या, 3 और 2 से होगा, तो चलो करते हैं। ये टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 हो रहा है। यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, t कॉमन, t प्लस 3, फिर -2 कॉमन आ रहा है, t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ज़रा यहाँ से t प्लस 3 एक एक्सप्रेशन और एक एक्सप्रेशन t माइनस 2 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 के इक्वल लो तो t का वैल्यू -3 आएगा। अब t था क्या बच्चों, y प्लस 1/y इक्वल टू -3 था। अब फिर यहाँ से क्वाड्रेटिक बन रहा है, एलसीएम लेंगे ना। चलो लिखो, ये बड़ा मज़ेदार सवाल है, मीन्स में आया हुआ क्वेश्चन है। लिखिए, फिर यहाँ से y में क्वाड्रेटिक बनेगा और फिर y की वैल्यू निकालेंगे, और y क्या था, e की पावर x, तब e की पावर x आएगा, ठीक है। लिखिए यहाँ तक पहले। तो चलो इसको एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू -3y, इसको इधर ले लो, y स्क्वायर प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या ये मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, श्रीधराचार्य लगाते हैं, y इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a 2 इंटू 1। तो y की वैल्यू आ जाएगी -3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 4 5 अंडर रूट 5 है ना, अपॉन 2। ओके, तो देखो ज़रा ध्यान से। अब यहाँ पे आप लोगों को ना, जैसे हम लोग 3 की पावर x का क्वेश्चन किए है ना, तो तुम लोग भी सोच पा रहे होगे यहाँ पे क्या होगा। y की जगह p की पावर x रख देते हैं, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन 2 होगा। एक बार अच्छा रूट 5 का वैल्यू क्या होगा, 2 पॉइंट समथिंग, एक बार प्लस ले लेते हैं, ठीक है। तो रूट 5 -3 अपॉन 2, रूट 5 प्लस माइनस 2 पॉइंट समथिंग होगा। 2 पॉइंट मतलब ये निगेटिव है ना, ये वैल्यू क्या है, निगेटिव। तो इसका मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मतलब होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। तो ये कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है। e होता है एक्सपोनेंशियल नंबर जो 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 2/2 का फैक्टोरियल प्लस 3/3 का फैक्टोरियल से इन्फिनिटी तक जाएंगे हम लोग, ठीक है ना, 3/3 का फैक्टोरियल। तो ये हो गया नॉट, ये क्या दे रहा है, अरे ये तो निगेटिव दे रहा है, इसलिए इसको नहीं लेना है। उसी तरह एक बार अगर हम लोग यहाँ से माइनस लेंगे तो ये तो पूरा रूप से ही निगेटिव, माइनस माइनस निगेटिव ही रहेगा, ये भी नहीं लेना है। तो इसका मतलब y का वैल्यू यहाँ से अपना कुछ नहीं आया। और ये कहाँ से आया था, t इक्वल टू -3 से t का वैल्यू फिर रख दिए थे, है ना, तो यहाँ से नहीं आया। अब नेक्स्ट केस हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, t प्लस 2। नाउ एक अपना एक्सप्रेशन क्या है, t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो t की वैल्यू 2 आ गई। t का वैल्यू है क्या, 1 प्लस 1/y इक्वल टू 2 है ना। चलिए इसको रफ करूँ क्या, ये पॉज करके लिख लो, चलो रफ करते हैं। तो यहाँ से क्या आ रहा है बताओ, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से y इक्वल टू -2, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा हूँ क्योंकि ये सब सिंपल चीज़ है। b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2a होगा। अच्छा यहाँ से 4ac b स्क्वायर डी तो और इंटू 2 अप, तो y की वैल्यू यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2, ये तो 0 हो जाएगा अपॉन 2। तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, और y था क्या अपना बच्चों, y था क्या अपना e की पावर x इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0, आ गई ना 0। तो एक ही वैल्यू पॉसिबल आई यहाँ पे x की, ठीक है ना, यहाँ पे तो एक ही रूट आ रहा है यहाँ पे।
तो x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, रूट्स का मतलब x की वैल्यू, और x की एक ही वैल्यू पॉसिबल है 0, तो इसका 1 रूट पॉसिबल है। आई बात समझ में? सी फॉर चांदनी इज़ द करेक्ट आंसर है। मेन 2020 में आया हुआ था। इसमें बस सोचना ये था कि 3e की पावर x को हम लोग t मानेंगे या y मान लिए, फिर उसके बाद जो एक्सप्रेशन बना y प्लस 1/y को t मान के फिर 2 बार क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करना पड़ा। आ रहा है ना समझ में? चलो कर लो। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 36। ये क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन हम लोग करते हैं इस क्लास में, तो ये वाला सवाल मैं छोड़ के जा रहा हूँ, होमवर्क देते हुए जा रहा हूँ। 4 क्लास सॉल्यूशन देख लिए। इस नहीं होगा तो वीडियो पे कमेंट करके मुझे बता देना कि ये सवाल मैं नेक्स्ट क्लास में तब मैं बता दूंगा। अगर हो जाएगा तो वो भी बताना, नहीं होगा तो वो भी बताइएगा। तो क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ। ये भी मेन 2020 का सवाल है, 8 जनवरी 2020 को आया हुआ था ये सवाल। ये सवाल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें निकालना है ए का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू। ए का जो भी वैल्यू होगा ना, जितने भी वैल्यू पॉसिबल होंगे, उसमें सबसे छोटा पॉजिटिव वैल्यू ए का क्या होगा, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या होगा, रियल होगा। कंसेप्ट में सिखा देता हूँ। रूट्स रियल कब होता है, जब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लेना। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा तो वहाँ से ए में कोई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक कुछ ना कुछ बनेगा, ए में एक्सप्रेशन बनेगा। उसमें क्या करना, वेवी कर्व मेथड लगा देना। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में क्वेश्चन ऐसा किए थे, वेवी कर्व से निकाले थे, उसी तरह वेवी कर्व मेथड अप्लाई कर देना। तो देखना कुछ आएगा, ए का लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू कुछ ना कहीं पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव ऐसा कुछ बनेगा। ये इधर होगा, ये ऐसा कुछ होगा, तो अपने को लिस्ट पॉजिटिव। मैं ये ऐसा नहीं एग्जैक्ट ऐसा ही बन रहा होगा, मैं बता रहा हूँ बस, ठीक है ना, एक हिंट दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन करके बताना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके आगे और भी क्वेश्चन करेंगे हम लोग। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो थोड़ा लेंदी पड़ता है बताने में, लेकिन क्वेश्चन कंसेप्ट बहुत कम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर देखा जाए बाकी चैप्टर्स के कंपेयर में। तो कंसेप्ट कुछ ही है, बस रूट्स के बारे में है, कॉमन रूट है, नेचर ऑफ रूट है और लोकेशन ऑफ रूट है। यही 3 कंसेप्ट मेन है इसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।